सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 4 पानी रे पानी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था, आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ से प्रश्न करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर चुनने हैं। पहला प्रश्न, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है, किससे भरा रहता है, मुझे बताइए। कैसे भरता है? नल सूख जाने से? नहीं, गलत ऑप्शन। पानी बरसने से? यस, जितना पानी भरेगा उतना हमारा भूजल, भूमि के अंदर जल इकट्ठा होगा। तालाब और झीलों से? हाँ, तालाब और झीलों से भी हमारा भूजल भंडार भरता है। बाढ़ आने से? नहीं, बाढ़ आने से हमें केवल नुकसान होता है। इस प्रकार दो ऑप्शन करेक्ट हैं, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? वर्षा जल का संग्रह करना, वर्षा जल को इकट्ठा कराना, ये गलत है, जल चक्र से संबंधित नहीं है। समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर परसना, बिल्कुल ठीक है। समुद्र से जो भाप उठती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, बहुत तेज धूप होती है, तो उससे जो भाप उठती है वही बादल बनकर बारिश करती है। तो यह सही है, जल चक्र से यह वाक्य संबंध रखता है। नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, गलत है, यह जल चक्र से संबंध नहीं रखता। बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना, यह भी गलत है, यह जल चक्र से संबंध नहीं रखता। प्रश्न 3, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहां किस गलती की ओर संकेत किया गया है? जल चक्र की अवधारणा को ना समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तालाब को कचरे से पाटकर समाप्त कर देना। जिस तरह हमने तालाबों को भर दिया है, समतल बना दिया है, तो जल का संग्रहण नहीं हो पा रहा, पानी भूमि में नहीं जा पा रहा है। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। हम पानी को जो धरती में जा रहा है, भूजल भंडारण, जो भूमि के नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं कर रहे। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मिलकर करें मिलान। यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, स्तंभ 1, स्तंभ 2। स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ 2 में उसके अर्थ दिए गए हैं, आपको मिलान करने हैं। पहला, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है वर्षा के पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से धरती में संग्रहित करना, इकट्ठा करना। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड पॉइंट, जल संकट। जल संकट क्या है? जल की अत्यधिक कमी होना जल संकट है। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड पॉइंट, जल चक्र। जल चक्र है समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। थर्ड का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ पॉइंट, भूजल। जमीन के नीचे छिपा हुआ जल भंडार भूजल कहलाता है। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इस पाठ में से कुछ पंक्तियां चुनकर दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। जो पंक्तियां दी गई हैं, इनके कारण लिखने और समाधान लिखने कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप इसे ठीक किस प्रकार कर सकते हैं। पहली पंक्ति, पानी आता भी है बेवक्त। कि पानी बेवक्त आता है, समय पर नहीं आता। कभी सुबह आता है बहुत जल्दी, तो कभी रात को आता है। पानी भरने के लिए लोगों को सुबह सुबह उठना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है। इसके कारण क्या है? पानी की आपूर्ति नियमित ना होना, पानी हमारे पास सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है, पाइपलाइन में रिसाव, पाइपलाइन टूटी पड़ी है, पंपिंग स्टेशन की तकनीकी समस्या। जो पंपिंग स्टेशन है, जहां से जल विभाग जो है, जहां से पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड, वहां से उनकी तकनीकी समस्याएं चल रही हैं। जल संचयन और जल वितरण में असमानता, जल को इकट्ठा करने और उसे बांटने में असमानता। कहीं तो पूरे दिन पानी आता है और कहीं दो समय भी पानी नहीं आता। अब इसका समाधान क्या है? जो पाइपलाइन टूटी पड़ी है उसकी मरम्मत करा लेना, पंपिंग स्टेशन का बेहतर रखरखाव, ज्यादा लोगों को वहां रखना कि वो ढंग से टेक केयर कर पाए, ध्यान रख सके।
तीसरा, जल संचयन और जल वितरण में संतुलन बनाना, संतुलन बना के रखना कि जितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसका वितरण समान रूप से किया जाए। दूसरी पंक्ति, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत हो गए हैं। अकाल जब सूखा पड़ जाता है, जब पानी नहीं होता, पीने के लिए भी नहीं होता, खेती करने के लिए भी नहीं होता, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण बताइए। बारिश की कमी है, बारिश नहीं आ रहा, जल संसाधनों का अभाव है, जल संसाधन नहीं है, जल स्रोत नहीं है, पानी कहां से लिया जाए? तालाब, नदियों, झीलों को तो खत्म कर दिया गया है। बढ़ती संख्या, जनसंख्या, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना पानी का यूज बढ़ रहा है, तो पानी की कमी हो रही है। पानी की बर्बादी, जिस तरह हम पानी बर्बाद कर रहे हैं वो भी एक कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण भी हमारे अनेक देशों में अकाल पड़ रहा है। प्रदूषण का समाधान क्या है? इसका क्या सॉल्यूशन है? वर्षा जल संचयन को बढ़ावा, वर्षा के बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए। प्रभावी जल प्रबंधन को और अच्छे तरीके से किया जाए। जल प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रदूषण को रोका जाए। अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। इसी तरह हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। तीसरी पंक्ति, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। सब कुछ थम जाता है मतलब सब कुछ रुक जाता है। कैसे? थोड़ी सी बारिश होती है जब, तो क्या होता है? सब कुछ थम जाता है, चारों तरफ पानी पानी भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कौन कौन से कारण हैं? जल भराव, पानी इकट्ठा हो जाता है। दूसरा कारण, जल निकासी की उचित व्यवस्था का अभाव, पानी को निकलने के लिए स्थान ही नहीं दिया गया है। दूसरा, कमजोर बुनियादी ढांचा, ठीक से एडजस्ट ही नहीं किया गया, इतने प्रबंध ही नहीं है, सड़कें सही नहीं बनी हुई कि पानी को निकलने के लिए जगह मिल जाए। अब इसका समाधान क्या है? बेहतर जल निकासी प्रणाली, पानी के निकलने के लिए सही व्यवस्था की जाए। बुनियादी ढांचे में सुधार, जहां कमी है उसको ठीक कर लिया जाए। जल संचयन को प्रोत्साहन, कि जल को संचयित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति ये कार्य कर सके। इस तरह हमें जल को बचाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। चौथी पंक्ति, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, बाढ़ और अकाल। अकाल जब सूखा पड़ जाता है, बाढ़ जब पानी ज्यादा हो जाता है। कैसे? दोनों का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में लगातार वृद्धि, गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दूसरा, पेड़ों और वनस्पतियों का नष्ट होना, पेड़ धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। जल संरक्षण की अनदेखी, पानी को एकत्रित नहीं किया जा रहा है। इसका समाधान क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, कि हम प्रकृति के जो ऊर्जा स्रोत हैं, जो नेचर हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम उनका प्रयोग करें। दूसरा, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तीसरा, पारंपरिक जल संग्रहण तकनीकों को अपनाना, कि पानी को इकट्ठा करने की टेक्निक्स को हम अपनाएं और पानी को सुरक्षित करें। सोच विचार के लिए पहला प्रश्न, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? पानी रे पानी पाठ में धरती को एक बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पानी को अपने भीतर संचित करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है। जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, उसी प्रकार पानी धरती में इकट्ठा होता है और बाद में विभिन्न जरूरतों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए धरती को एक बड़ी गुल्लक कहा गया है। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? कैसे की जाती है जल चक्र की प्रक्रिया? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है बेटा। इसके माध्यम से पृथ्वी पर पानी विभिन्न रूपों में घूमता रहता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत सूर्य की गर्मी से होती है। सूर्य के ताप के कारण, उसकी गर्मी के कारण समुद्र, नदी, झील और अन्य जल स्रोतों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों भी अपनी पत्तियों से जल को भाप के रूप में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। जब जल वाष्प ऊंचाइयों पर पहुंचती है तो ठंडी हवा के संपर्क में आने पर वह ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। बादलों में जल की मात्रा अधिक होने पर पानी वर्षा, हिम या ओलों के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरता है, जिसे वर्षा कहते हैं। गिरा हुआ जल पुनः नदियों, झीलों, समुद्रों और भूजल में एकत्र होता है।
फिर सूर्य की गर्मी के कारण वह जल दोबारा वाष्पित होकर ऊपर जाता है और जल चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर पानी की निरंतर उपलब्धता बनाए रखती है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जल चक्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो स्वतः होती रहती है, लेकिन जिस तरह हम नदियों, तालाबों, झीलों को खत्म कर रहे हैं, इस तरह पानी भूजल में नहीं जा पा रहा, भूमि के अंदर पानी संग्रहित नहीं हो पा रहा। तो हमें इन्हें खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले पानी की भारी कमी। पानी इतना कम हो जाएगा कि पीने के योग्य भी नहीं बचेगा हमारे पास। रोजमर्रा की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कृषि पर गहरा प्रभाव। सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी खत्म हो जाएगा, नदियां, झीलें, तालाब सूख जाएंगे, तो कृषि नहीं हो पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी और खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। जब खेती नहीं होगी तो अन्न कहां से उगेगा, और अन्न नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा के लिए पानी का सुरक्षित रहना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन तेज होना। तेजी से मौसम बदलेगा। मौसम समय से धीरे धीरे नहीं बदलेगा, तेजी से उसमें परिवर्तन आ जाएगा। चौथा, जैव विविधता को खतरा। देखिए, जो जलीय जीव है, जो स्थलीय जीव है, वो पानी पर निर्भर है। जलीय जीव तो पानी में ही रहते हैं, पानी नहीं होगा तो उनका जीवन खतरे में है। स्थलीय जीव को भी पानी चाहिए होता है। अगर नदियां, तालाब सब सूख जाएंगे तो वो पानी पीने कहां जाएंगे? तो उनकी कई प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है, उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। पांचवा, आर्थिक गतिविधियों पर असर। मत्स्य पालन, मछली पालना, जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यटन जैसी कई उद्योग बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिनसे आर्थिक नुकसान भी हमें हो सकता है। पांचवा, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। जैसे ही पानी की कमी होगी, हमें बीमारियां बढ़ने लगेगी, पोषण की कमी हो जाएगी और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो पानी की कमी से जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है कि जीवन असंभव हो जाएगा। पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? पानी की महत्वता को इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, जीवन के लिए अनिवार्य। मनुष्य के जीवन के लिए पानी जरूरी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। रुपए पैसे की बात तो बाद में आती है, पानी है तो ही मनुष्य जीवित रह सकता है। दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए स्वच्छ पानी आवश्यक है, तो हमें पानी जरूर चाहिए। धन उसके लिए पर्याप्त नहीं है, धन के होने ना होने से कोई समस्या नहीं है, पानी नहीं है तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तीसरा, अपरिहार्य साधन। पानी जीवन, कृषि, जीव जंतु और पर्यावरण सबके लिए अनिवार्य है। रुपयों का उपयोग कई स्थिति में वैकल्पिक हो जाता है, पर पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, तो पानी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है, यह पाठ का नाम क्यों दिया गया है बताइए। देखिए, इस शीर्षक के पीछे कुछ मुख्य कारण है। पहला, पानी की महत्वता को समझाना कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्व लगता है। पानी की कमी हो जाने से हम जीवन सही प्रकार से नहीं व्यतीत कर पाएंगे, तो इसलिए यह सही उत्तर है। दूसरा, भावनात्मक प्रभाव। पानी रे पानी शीर्षक में एक भावनात्मक स्पर्श है जो पाठक को पानी की कीमत समझने और उसके संरक्षण की ओर प्रेरित करता है। इस नाम से ही हमें पता चलता है कि हम पानी की महत्वता के बारे में जान रहे हैं, पानी के संरक्षण की बात कर रहे हैं। दूसरा, सरल और सहज शीर्षक। आसान शीर्षक है, आसानी से बोला जा सकता है, ध्यान आकर्षित करने वाला है, इसीलिए यह शीर्षक रखा गया। अगला प्रश्न, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे, इसका कारण बताइए। देखिए, पानी रे पानी का एक और शीर्षक हो सकता है पानी की महत्वता या जीवन में पानी का महत्व। यह शीर्षक पाठ के मूल विचार को स्पष्ट रूप से सामने लाता है
और पाठक को इसके उद्देश्य को समझने में मदद करता है। तो यह अन्य शीर्षक भी इस पाठ के लिए हो सकते हैं। अब इन शीर्षक का क्या कारण है, क्यों हम ये शीर्षक रखना चाहते हैं? पहला, स्पष्ट है कि अगर हम पानी की महत्वता या पानी की आवश्यकता और महत्वता रखते हैं तो इससे हमें सीधे पता चलता है कि पानी के बारे में बताया गया है। दूसरा, प्रासंगिक है, यह शीर्षक पाठ की सामग्री से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और पाठ का उद्देश्य तुरंत स्पष्ट कर देता है। तीसरा, सरल, शीर्षक सरल, सहज और समझने में आसान है, जिसे पाठक आसानी से समझ सकता है और ये पाठक को आसानी से आकर्षित भी करता है, इसीलिए यह शीर्षक सही है। इस प्रकार आज हमने पानी रे पानी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। उम्मीद है आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।